So the final part of unit 3 we will study rural urban composition. बाकी चीज़ें हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं. सो इसमें अभी देखेंगे कि एक्चुअली और मतलब ये इसमें कैसे रहेगा. किसी भी पॉपुलेशन सेट के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन. कंपोजिशन में क्या कुछ भी हो सकता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो ये रूरल अर्बन कंपोजिशन एक इसका पार्ट है. जैसे पहले हमने पढ़ा सेक्स रेशियो, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एज सेट पिरामिड पढ़े, उसके बाद फिर ये क्या है रूरल मतलब विलेज में कितने लोग रहते हैं, ठीक है. एंड अर्बन मीन्स सिटीज़ में कितने लोग रहते हैं, और जहाँ पे रहेंगे वैसी ये इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे. तो लोगों की लोकेशन के हिसाब से क्या होगा, सब डिसाइड होगा. तो अभी इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द रूरल अर्बन कंपोजिशन. व्हाट इज़ द रूरल अर्बन कंपोजिशन? द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस. रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, कहाँ पे लोग रह रहे हैं. दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशंस. इसका मतलब क्या है कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन. रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन को निकालने मतलब पता करना क्यों जरूरी है, बिकॉज जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनका एक लाइवलीहुड यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, और अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं. सिमिलरली सोशल कंडीशंस भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं. तो इन सब चीज़ों को अगर गवर्नमेंट को ये सब जब हम पॉपुलेशन कंपोजिशन स्टडी कर रहे हैं, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी जब पॉलिसी लेके आती है तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो पॉलिसी लेके आती है. इसीलिए इन सब चीज़ों को स्टडी करना इम्पोर्टेंट होता है. तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही पॉलिसी बनाती है. द एज सेक्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत सी चीज़ें वेरी करती हैं. तो इसको ऐसे समझिए, रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन में कैसे डिफरेंसेस आते हैं, क्या डिफरेंसेस एग्जैक्टली होते हैं उस रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन सेट में. मान लीजिए कोई एक आपके एरिया का ही एग्जांपल लीजिए, जिस एरिया में भी आप रहते हैं. मान लीजिए कोई स्टूडेंट सिटी में रहता है एंड एक स्टूडेंट विलेज में रहता है, और ये स्टूडेंट है सिटी में. तो ऑब्वियस है कुछ डिफरेंसेस आपको पता होंगे कि अगर मान लीजिए जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी की हमने बात की, पॉपुलेशन डेंसिटी सिटी में ज़्यादा होती है. जैसे दिल्ली एक एग्जांपल है, मुंबई एक. ये फेमस एग्जांपल इसलिए मैं लेता हूँ बिकॉज हर कोई जानता है कि दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है कम एरिया में. तो दिल्ली एंड मुंबई आर एग्जांपल्स ऑफ हाई डेंस सिटीज़, ठीक है. विलेज में क्या होगा, स्कैटर्ड होगी पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा एरिया में कम लोग रहेंगे, यानी ज़्यादा एरिया में कम लोग. बट वहीं एक सिटी में कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे. तो ये क्या हो गया, डेंसिटी. अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, बात करते हैं कि वहाँ पे जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिटी में जो फॉलो करते हैं लोग और विलेज में फॉलो करते हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि जो विलेज में जनरली हम किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं विलेज को, एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड अनदर इज़ एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल्स को मतलब जैसे गाय पालना,
दूध निकालना गाय का, और जैसे फार्मिंग वगैरह जो होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, ये सब किस एरिया में होते हैं? विलेज में, अर्बन रूरल एरियाज में। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सारी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आती हैं? जो एग्रीकल्चर और एनिमल से रिलेटेड, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आएंगी? प्राइमरी एक्टिविटीज़। सो जो आप लोग, जितना भी आप लोगों के घर में फूड आता है, जो भी चाहे आटा है चाहे दाल है, वो सब कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? रूरल एरियाज़ में। एंड जो मिल्क है, तो मिल्क वेंडर कहाँ से लेके आता है उसको? वो भी रूरल एरिया से लेके आता है। एवरीथिंग इज़ फ्रॉम रूरल एरियाज। एंड सिटीज़ में क्या होता है? लोग सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्शरी एक्टिविटी, ये आगे आएगा कि व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्शरी एक्टिविटी आपकी दूसरी बुक में। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है? लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं या दूसरी जॉब्स करते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई शॉप पे काम करता है। तो ये सारी क्या होती हैं? सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। तो काफ़ी डिफरेंस है। शॉप्स विलेज में भी होंगी, ऐसी बात नहीं है कि शॉप्स विलेज में नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोग किससे एसोसिएटेड होते हैं? एग्रीकल्चर से। और अर्बन एरियाज़ में एग्रीकल्चर क्यों नहीं होगा? बिकॉज वहाँ पे लैंड एग्रीकल्चर को सूटेबल नहीं है, और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड है उससे वो काफ़ी दूर है वो सेटलमेंट। तो उनकी एक्टिविटी किससे होती है? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें वो ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स में अभी नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो हर कंट्री का अपना अपना एक क्राइटेरिया, बिकॉज हर कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। हर कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन डिफरेंट है, तो वहाँ पे क्राइटेरियाज भी डिफरेंट होंगे। उस क्राइटेरिया की वजह से क्या होगा? उस क्राइटेरिया की वजह से उस कंट्री की पॉलिसी भी उस तरीके से फॉर्मुलेट की जाएगी। इन जनरल टर्म्स रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। देखिए, इन जनरल रूरल areas are those where people are engaged in primary activities, and urban area are those where majority of working population engage in non-primary activity. Primary activity is related to agriculture, और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, और अर्बन एरियाज़ के लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है। सो जो अभी नेक्स्ट आगे नीचे एक डायग्राम आएगा अभी, जिसमें ये शो किया है कि अर्बन रूरल कंपोजिशन किस तरीके से वेरी करता है, वो भी देखते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में जो रूरल अर्बन कंपोजिशन वेरी करता है, उसमें उसको हम इस डायग्राम से देखते हैं कि कैसे उन कंट्रीज़ में ये एरिया, मतलब कैसे पॉपुलेशन उन कंट्रीज़ में वेरी करती है। पॉपुलेशन कैसे वेरी करेगी? देखिए, ये लाइनिंग क्या शो कर रही है? वर्टिकल लाइनिंग अर्बन एरियाज, एंड दीज स्केचेस क्या शो कर रहे हैं? और ये बॉक्सेस क्या शो करेंगे? ये बॉक्सेस शो करेंगे आपका अर्बन एरियाज, तो रूरल एरिया, सॉरी, ये है आपका अर्बन एरिया एंड ये है आपका रूरल एरियाज। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में आप देखेंगे कैसे सेक्स रेशियो वेरी करता है। इसमें इंडिया का नहीं दिया गया है, बिकॉज इंडिया के लिए आप कंप्लीटली नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, जो दूसरी आपकी सेकंड बुक है, उसमें आपके लिए पूरा इंडिया का पॉपुलेशन एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे वो वेरी करता है। तो जिम्बाब्वे जैसे एक कंट्री है अफ्रीका में, और एक कंट्री कनाडा में। तो ये कनाडा क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, और जिम्बाब्वे क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यानी डेवलपमेंट वहाँ पे लो है। तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा? फीमेल्स पर 1000 मेल्स में अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो
रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल ज़्यादा हैं और अर्बन एरियाज़ में कम है। सेम अगर कनाडा में देखेंगे तो फीमेल अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं और रूरल एरियाज़ में मेल कम है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो रूरल एरियाज़ है, मतलब ये जो डायग्राम है ये आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए है कि रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरिया में सेक्स कंपोजिशन कैसे वेरी करता है। और अगर आप रूरल एरिया की बात करेंगे और अर्बन एरिया की बात करेंगे तो सेक्स कंपोजिशन कैसे वेरी करेगा। सेक्स कंपोजिशन कैसे होगा, रूरल एरियाज़ में क्या होगा, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो वहाँ से क्या होता है, जो मेल होते हैं वो माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ फॉर जॉब के लिए, बिकॉज रूरल एरियाज़ में जॉब्स कम होती हैं और एग्रीकल्चर से अच्छी कमाई नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब मेल्स माइग्रेट करेंगे तो वीमेन पीछे रह जाती हैं, फीमेल पीछे रह जाती हैं, तो उनका नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, फीमेल्स का नंबर मेल से ज़्यादा होगा। और अर्बन एरियाज़ में क्या होगा, अर्बन एरियाज़ में भी माइग्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, मेल्स का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, मेल्स फीमेल से ज़्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये हर जगह ही ऐसा होगा। बाकी कंट्रीज़ में, जिस कंट्री में जिस लेवल का डेवलपमेंट है उस लेवल के डेवलपमेंट के हिसाब से उस कंट्री की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो वेरी करेगी। तो इसको देखेंगे, The rural and urban difference in sex ratio in Canada and West European country like Finland are just the opposite of those in Africa and Asian countries like in Zimbabwe and Nepal। तो ये क्या है, कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इनका जो सेक्स कंपोजिशन है वो एक दूसरे का एकदम रिवर्स है। यानी इन एरियाज़ में जो फीमेल पॉपुलेशन जिस एरिया में ज़्यादा है वो इस एरिया में कम रहेगी। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज़ एंड फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, मेल आउट नंबर मतलब मेल ज़्यादा हैं फीमेल से इन रूरल एरियाज़ एंड फीमेल आउट नंबर दी मेल्स इन अर्बन एरियाज़। यानी अर्बन एरियाज़ में फीमेल्स ज़्यादा हैं। और अगर कंट्रीज जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल या दूसरी एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, द केस इज़ रिवर्स। द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ US and Canada and Europe is the result of influx of females from rural areas to avail the vast job opportunities। देखिए इसको समझिए, एशियन कंट्रीज में क्या होता है, किसका कौन माइग्रेट करता है, मेल्स रूरल एरियाज की तरफ। बट डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, फीमेल्स माइग्रेट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे फीमेल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज उनका एजुकेशन अच्छा है। बट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या है, वही फीमेल्स रूरल एरियाज़ में ज़्यादा काम करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज उनको उतना एजुकेशन नहीं मिलता और वो मॉडर्न जो अभी ऑक्यूपेशंस हैं उनमें इतना काम नहीं करते। तो इसको एब्सोल्यूट तरीके से मत देखिए। कुछ फीमेल्स आपको मिलेंगी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में भी काम करेंगी, टीचिंग में भी काम करेंगी, लेकिन जब बात करते हैं ओवरऑल ट्रेंड की तो मेजॉरिटी फीमेल पॉपुलेशन किस में होती है, एग्रीकल्चर में या रूरल एरियाज़ में। इसीलिए बाई कॉन्ट्रास्ट अब आगे रीड करते हैं, फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली अ मेल ऑक्यूपेशन। तो जो फार्मिंग के जो ऑक्यूपेशन है यानी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है इन डेवलप्ड कंट्रीज वो हैवी मशीन्स से होता है, मशीन्स। तो मशीन चलाने के लिए क्या होता है, जनरली मेल डोमिनेटेड है।
यानी मेल्स ही उन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट दिस सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड। और एशियन कंट्रीज में क्या होता है, सेक्स रेशियो में मेल्स ज़्यादा होते हैं ड्यू टू दी प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन। देखिए मेल माइग्रेशन कहाँ से होता है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग that in countries like India, female participation in farming activity in rural area is fairly high। देखो अभी हमने ये बात की कि रूरल एरियाज में फीमेल का पार्टिसिपेशन फार्मिंग में ज़्यादा होता है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, paucity of job opportunity and lack of security in cities discourage women to migrate from। तो अभी ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी सिटीज़ में, उनकी सिटीज़ में ये प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं है। मेजॉरिटी लोग क्या है, लो पेइंग जॉब में जाते हैं और हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी इतनी वहाँ पे अच्छी नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी भी इतनी नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जो मेल्स होते हैं वो अपनी जो फैमिली की फीमेल्स हैं उनको क्या करते हैं, वो घर पे ही छोड़ के चले जाते हैं और खुद वहाँ पे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पे जाके वर्क करते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या आएगा, लिटरेसी। व्हाट इज़ लिटरेसी? लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, दैट इज लिटरेसी। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी सोशियो इकोनॉमिक में हमेशा पहले भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिस कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी उन कंट्रीज़ में क्या होगा, लिटरेसी लेवल अच्छा होगा। जैसे हम लोग जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मॉडर्न फैमिलीज़ में लोग सभी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी जॉब्स होती हैं उनके पास, जो जैसे अगर आप लोग मूवीज़ में देखते हैं या फिर अगर अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि लोगों का लिटरेसी रेट अच्छा होता है। बट कंपेयर करेंगे जब रूरल एरिया से तो वो लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं होता। या अगर आप डेवलप कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ से, यानी अगर मान लीजिए दो कंट्रीज़ को आप कंपेयर करते हैं, डेवलप्ड एंड पुअर कंट्री से, तो इसमें क्या होगा, लिटरेसी रेट अच्छा होगा और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेटर होंगी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या आएगा, वीमेन के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप घर पे रहेंगे या काम नहीं करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन में भी आएगा कि लोग अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में होंगे, लेकिन पुअर कंट्रीज़ में क्या होगा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती, सोसाइटी थोड़ी बैकवर्ड होती है बिकॉज उनकी लो एजुकेशन होती है इस वजह से। तो ये सब उसके एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो आगे इसमें क्या रहेगा, ऑल दीज थिंग्स reveals the standard of living, social status of females, availability of educational facility and policies of government। तो यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब घूम फिर के किसके आसपास रिवॉल्व करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट उस एरिया की पॉलिसी कैसे बनाएगी ये सारा कॉम्पोजिशन, सेक्स कॉम्पोजिशन जो भी है उसका डिसाइड करता है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इज बोथ ए कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। यानी कोज एंड कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी अच्छी लिटरेसी होगी उतना लोग अच्छा काम कर सकेंगे। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अच्छी जॉब्स करेंगे और अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लो पेइंग जॉब करेंगे। तो वो सब क्या होगा, वो उससे डिसाइड होगा। लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years ऑफ, ये लिटरेसी रेट बताता है कि कितने लोग उस पॉपुलेशन में पढ़े लिखे हैं, यानी जो रीड राइट एंड बेसिक अर्थमेटिक्स कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से इसमें वो रहता है कि लिटरेसी रेट का परसेंटेज निकालने का एक तरीका रहता है जिसमें वो सैंपल लिया जाता है।
आगे क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, द वर्किंग पॉपुलेशन, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है 15 to 59, इसको बोला जाता है वर्किंग पॉपुलेशन। इससे छोटे बच्चे होते हैं और इसके ऊपर वालों को एल्डर पॉपुलेशन कंसीडर किया जाता है। तो कौन कौन किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, और वीमेंस में कितना पार्टिसिपेशन है, मेन में कितना पार्टिसिपेशन है, तो ये सारी परसेंटेज किस में आती है, वर्किंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। तो क्या रहेगा, इसमें देखेंगे 15 to take part in various, the working population that is women and men of that age group take part in various occupational ranging from agriculture, forestry and fishing, manufacturing, construction, commercial transport service, communication and other classified services। तो ये सारी क्या आ जाएंगी, ये आपकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी एक्टिविटी। तो तीन तरीके की 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगली क्लास में ही ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं। सेकेंडरी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज आर टर्शरी, एंड जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी आर क्वार्टरनरी। तो जनरली 3 होती हैं, बट अभी और भी ऐड होने लगे उसमें, क्वार्टरनरी एंड इसके ऊपर भी। तो द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन दीज 4 सेक्टर इज गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पॉपुलेशन कितना किस एरिया में, किस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा है, वो क्या बताएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका ज़्यादा है। अगर प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग काम करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी लो है बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है या दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिन कंट्रीज़ में अच्छी इंडस्ट्रीज़ होंगी या दूसरे ऑक्यूपेशंस लाइक टीचिंग, जॉब्स इन कंपनीज, ऑल दीज थिंग्स इफ़ दे आर अवेलेबल, सो वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम होगी। तो ये सारा क्या बताएगा कि कितने लोग किस पर्टिकुलर टाइप की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे क्या पता लगेगा कि इकोनॉमिकली कितना कोई नेशन डेवलप्ड है। दिस इज़ बिकॉज ओनली ए डेवलप्ड इकोनॉमी विद इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर can accommodate more workers in the secondary, tertiary and quaternary sector। यानी इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है तो उसमें ज़्यादा वर्किंग फोर्स किस में काम करेगी, नॉन प्राइमरी सेक्टर में, यानी सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। इफ़ द इकोनॉमी इज स्टिल इन द प्रिमिटिव स्टेज मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी लो है, देन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एंगेज्ड इन primary activity would be high as it involves extraction of natural resource। तो ये क्या होगा, जिन कंट्रीज़ में प्रिमिटिव स्टेज में है अभी इकोनॉमी, वहाँ पे लोग प्राइमरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे। सो अभी ये 3rd यूनिट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम इसके बाद हम देखेंगे, अभी 2nd बुक का शुरू करेंगे 1st यूनिट। सो उसके बाद हम कुछ यूनिट्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।